हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 3 के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है एडवांस डिज़ाइन। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस चैनल के ऊपर आपको एकेटिव ऑल यूनिट्स वन शॉट मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और हमारी सभी वीडियोज़ के अंदर 3 ईयर्स PY के क्वेश्चन जो है कवर्ड होते हैं। अब इस यूनिट के बारे में, जिसका नाम है एडवांस डिज़ाइन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से मैं एक एक करके सारे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस विद मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस। ये एक बार PYQ क्वेश्चन पेपर में जो है आ चुका है। दूसरा हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन विद GPS एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्स। ये हमारा 3 बार PYQs में जो है आ चुका है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो भी 3 बार PYQs में आ चुका है इस टॉपिक से क्वेश्चन, जिसका नाम है एक्सेसिंग एप्लीकेशंस होस्टेड इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद जो हमारा 4th टॉपिक है, जो एक बार PYQ में आ चुका है, उसका नाम है डिज़ाइनिंग पैटर्न्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस विद मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज़। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है मोबाइल ऐप्स के अंदर। मल्टीमीडिया इन मोबाइल ऐप्स, तो इसका मीनिंग होता है, मल्टीमीडिया का मतलब होता है ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस और एनिमेशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। मल्टीमीडिया को हम क्यों बनाते हैं? जिससे कि हमारा जो मोबाइल ऐप है वो इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लगे, इसलिए हम मल्टीमीडियाज़ का जो है यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं स्पॉटिफाई, जो ऑडियो के लिए होता है, जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो। दूसरा इसका एग्जांपल है यूट्यूब। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में जो है आप जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब तो आपने सुना ही होगा, ये वीडियो भी जो है यूट्यूब पर ही आएगी। अब सेकंड हम इसके बात करते हैं पर्पस की। इसका पर्पस क्या होता है? टू एंगेज यूजर्स विद अट्रैक्टिव कंटेंट। एक अट्रैक्टिव कंटेंट के साथ मल्टीमीडिया यूज़ करके यूजर्स को एंगेज करना, मतलब अपनी तरफ खींचना। सेकंड पॉइंट है टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस थ्रू विजुअल्स एंड साउंड्स। विजुअल्स और साउंड्स का यूज़ करके यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है डिज़ाइन कंसिडरेशन। एप्स मस्ट हैंडल मल्टीमीडिया स्मूथली इवन ऑन लो बैटरी और लो मेमोरी फ़ोन्स। मतलब कि जो आपका मल्टीमीडिया जो आप यूज़ करोगे वो स्मूथली वर्क करनी चाहिए, लो बैटरी पर भी और लो मेमोरी पर भी, मतलब जिनमें स्टोरेज कम होती है उन पर भी आपका मल्टीमीडिया जो है स्मूथली रन करना चाहिए। यूज़ कंप्रेस्ड मीडिया फॉर फास्ट लोडिंग। आपका जो मल्टीमीडिया है, लाइक कोई भी इमेज है या वीडियो है, आप उसको कंप्रेस्ड वर्जन में जो है यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी जो वीडियो है वो 2 MB की है, तो आप उसको कंप्रेस करके 1 MB की कर सकते हो। उसके बाद उसको अपने ऐप में जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। मेक श्योर वीडियोज़ एंड इमेजेस डोंट लैग और क्रैश दी ऐप। कि आपने जो मल्टीमीडिया अपने मोबाइल ऐप के अंदर इंटीग्रेट किए हैं वो ना ही तो लैग करें एप्लीकेशन को और ना ही क्रैश करें ऐप को। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमीडिया यूज़। मल्टीमीडिया यूसेज के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहला तो वही है म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, एंड नेक्स्ट इज इमेज गैलरीज एंड स्लाइड शोज, एनिमेशंस इन गेम्स और UI। एग्जाम्पल्स आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गए होंगे। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इन एप्स ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एनिमेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे ऐप्स को फन बनाता है और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। बट इट मस्ट वर्क वेल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ फोन्स। मतलब सभी फोन्स के ऊपर अच्छे से हमारा एप्लीकेशन जो है वर्क करना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है की एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइन इन मोबाइल ऐप। ये हमारा डिज़ाइनिंग जो हमारा टॉपिक था, जिसका नाम था डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस विद मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज़, यही उसके अंदर एक सब टॉपिक है की एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइन इन मोबाइल ऐप्स। तो की एस्पेक्ट्स में सबसे पहले बात आती है फॉर्मेट की। यूज़ एफिशिएंट फाइल फॉर्मेट लाइक MP3, ऑडियो के लिए MP3 यूज़ करें, वीडियो के लिए MP4 फॉर्मेट यूज़ करें, इमेजेस के लिए JPEG फॉर्मेट जो है यूज़ करना चाहिए टू सेव स्टोरेज स्पेस एंड लोड फास्टर। इन सभी फॉर्मेट्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा या देखा होगा। ये हमारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। लाइक ऑडियो के लिए आप ये MP3 फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, वीडियो के लिए MP4 फॉर्मेट एंड इमोजीज के लिए JPEG फॉर्मेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ये एफिशिएंट फॉर्मेट्स हमें यूज़ करने चाहिए मल्टीमीडिया को इंटीग्रेट करते वक्त अपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लेबैक। एप्स नीड मीडिया प्लेयर्स और बिल्ट इन कंपोनेंट्स लाइक वीडियो ऑडियो प्लेयर्स टू प्ले मल्टीमीडिया स्मूथली। आपके मल्टीमीडिया को स्मूथली चलाने के लिए किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमको चाहिए होता है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर जैसे एक VLC आपने सुना होगा, वो एक मीडिया प्लेयर है। इस तरीके के मीडिया प्लेयर्स हमको जो है चाहिए होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूजिक और वीडियो प्लेयर इनसाइड और। थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि लो बैटरी है या फिर लो मेमोरी है, तो उसमें भी जो है आपका ऐप जो है अच्छे से रन करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मल्टीमीडियाज़ को कंप्रेस करना पड़ेगा। लाइक हमारी कोई इमेज या फिर वीडियो 2 MB की है, तो हम उसको कंप्रेस करके 1 MB की कर सकते हैं। यही होता है ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस। डेवलपर्स मस्ट हैंडल लिमिटेड स्टोरेज, स्लो इंटरनेट एंड डिफरेंट डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी।
एंड्रॉइड iOS वर्जन, स्क्रीन साइजेस एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि डेवलपर्स जो हैं डेवलपर्स को हैंडल करना चाहिए लिमिटेड स्टोरेज, स्लो इंटरनेट और डिफरेंट डिवाइस कंपेटेबिलिटी, मतलब कि रेस्पॉन्सिवनेस अपने मोबाइल एप्लीकेशन की। आपने देखा होगा टैबलेट्स का जो स्क्रीन साइज होता है वो अलग होता है, मोबाइल फ़ोन्स का अलग होता है, iOS डिवाइस का अलग होता है, एंड्रॉइड का अलग होता है, डेस्कटॉप का अलग होता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सब में जो है कंपेटेबल, सभी डिवाइसेज में कंपेटेबल होना चाहिए। ये एक चैलेंज होता है। तो यही हमारे कुछ एस्पेक्ट्स थे मोबाइल एप्लीकेशन के। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वेब एक्सेस इन मोबाइल ऐप्स। तो वेब एक्सेस इन मोबाइल ऐप्स का मीनिंग क्या होता है? वेब एक्सेस मीन्स ऐप कनेक्ट्स टू द इंटरनेट टू फैच और सेंड डाटा। वेब एक्सेस का मतलब यही होता है कि हमारा जो ऐप है वो कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, वर्ल्ड के साथ, कोई भी डाटा फैच करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए। इसका एग्जांपल हो सकता है अ न्यूज़ ऐप लोड्स आर्टिकल फ्रॉम अ वेबसाइट। जो कोई भी न्यूज़ ऐप है वो आर्टिकल्स लोड करता है वेबसाइट से। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल, किसका मीनिंग है? वेब एक्सेस का, और ये हमारा उसका एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं एपीआईज की। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआईज के बारे में पता ही होगा। ऐप टॉक्स टू सर्वर्स यूजिंग रेस्टफुल एपीआईज और सिमिलर मेथड्स। जो रेस्टफुल एपीआईज होती हैं हमारी, वो बात करती हैं सर्वर्स के साथ डाटा फैच करने के लिए। इसका एग्जांपल है गेटिंग लाइव स्कोर्स। आप जब कोई भी आईपीएल का मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं, तो उस पर जो है स्कोर्स आते हैं, वो वो कहाँ से फैच होकर आते हैं? एपीआईज के थ्रू सर्वर से जो है फैच होकर आते हैं। वेदर फोरकास्ट ऐप देखा होगा आपने, न्यूज़ अपडेट्स देखी होंगी, ये सब जो जितने भी इंफॉर्मेशन आती है ये एपीआईज के थ्रू आती है। थर्ड आता है नेटवर्किंग। एप्स मस्ट हैंडल स्लो और नो इंटरनेट स्मूथली। मतलब कि आपका ऐप जो है ऑफलाइन भी अच्छे से वर्क करना चाहिए, अच्छे से हैंडल जो है होना चाहिए। यूज़ केस्ड डाटा सेव्ड ऑफलाइन कंटेंट टू कीप द ऐप वर्किंग। वही जो मैंने आपको बताया, आपका ऐप जो है ऑफलाइन अच्छे से वर्क करना चाहिए, मतलब कि नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए ऐप की। फोर्थ आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऐप के लिए। तो यूज़ HTTPS। ये HTTPS मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमको जो है यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट डाटा वाइल इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड। प्रिवेंट हैकिंग और डाटा लीक्स। जो सिक्योरिटी होती है वो प्रिवेंट करती है, हमें बचाती है हैकिंग से और डाटा लीक से। तो ये हमारा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है वेब एक्सेस। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि वेब एक्सेस लेट्स एप्स कनेक्ट टू द इंटरनेट। वेब एक्सेस जो है हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है, सर्वर और एपीआई से बात करने के लिए जो है परमिशन देता है, मैनेज वीक नेटवर्क्स को मैनेज करता है और हमारे डाटा को सेफ रखता है। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से करा दिया है, व्हाट इज़ वेब एक्सेस इन मोबाइल ऐप्स। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिज़ाइन फॉर मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस। मल्टीमीडिया और वेब एक्सेस के लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम वो पढ़ेंगे। टू डिज़ाइन फॉर मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस। मल्टीमीडिया और वेब एक्सेस के लिए डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें टूल्स चूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि यूज़ मीडिया लाइब्रेरीज फॉर एक्सो प्लेयर फॉर ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियोज़ और वीडियो को इंटीग्रेट करने के लिए एक मीडिया प्लेयर लगता है, मैंने आपको बताया था। तो हम एक्सो प्लेयर्स जैसी मीडिया लाइब्रेरीज को जो है चूज़ कर सकते हैं, ऐसे टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नेटवर्क लाइब्रेरीज लाइक ओके HTTP और रेट्रोफिट फॉर वेब रिक्वेस्ट। वेब रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए हम नेटवर्क लाइब्रेरीज का जो है यूज़ कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है रेट्रोफिट या फिर ओके HTTP। तो हम इन टूल्स को जो है चूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हैंडल कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑप्टिमाइज फॉर लो बैटरी, लिमिटेड स्टोरेज एंड स्लो नेटवर्क्स। स्लो नेटवर्क, लिमिटेड स्टोरेज और लो बैटरी ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कॉन्स्ट्रेंट्स को जो है हैंडल कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हमारे रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। यूज़ कंप्रेस्ड फाइल्स एंड अडेप्टिव स्ट्रीमिंग। कंप्रेस्ड फाइल्स का यूज़ करना चाहिए और स्ट्रीमिंग जो है अडेप्टिव होनी चाहिए। थर्ड आता है यूज़र एक्सपीरियंस। मेक श्योर प्लेबैक इज स्मूथ एंड लोडिंग इज फास्ट। जो प्लेबैक होता है वो स्मूथ होना चाहिए और हमारी लोडिंग जो है फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि यार कोई भी यूज़र नहीं चाहता कि वो किसी वेबसाइट के ऊपर आए और एक घंटे तक इंतजार करे कि लोडिंग ही हो रहा है। आप भी नहीं पसंद करते होंगे ये चीज़, तो लोडिंग जो है फास्ट होनी चाहिए। शो लोडिंग इंडिकेटर्स और ऑफलाइन मैसेजेस इफ़ नीडेड। लोडिंग इंडिकेटर्स जो है दिखने चाहिए आपकी वेबसाइट पर कि हाँ जी साइट जो है लोड हो रही है। तो यूज़र एक्सपीरियंस जो है हमें अच्छा दिखाना चाहिए। एंड फोर्थ आता है टेस्ट ऑन डिवाइसेस। चेक परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, OS वर्जन्स एंड हार्डवेयर। फिक्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज अर्ली। मतलब हमें परफॉर्मेंस जो है चेक करनी चाहिए अपने ऐप की कि अलग अलग स्क्रीन साइज पर हमारा ऐप किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स पर जो है चेक करना चाहिए, अलग अलग हार्डवेयर पर चेक करना चाहिए। मतलब एक बार आपका मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है या कोई भी हार्डवेयर आपने बनाया है, कोई भी डिवाइस बनाया है, कोई भी आपने प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, तो उसको टेस्ट करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, हाउ टू डिज़ाइन फॉर मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस। इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं। आप अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप आराम से लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस।
जब हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए वाइल डिजाइनिंग द यूज़र इंटरफेस, इसमें वही बताया गया है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर यूआई इंटरफेस आर, सबसे पहले आता है यूजेबिलिटी। UI शुड बी इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। हमारा जो UI है, जो यूज़र इंटरफेस है, वो इजी होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यूज सिंपल लेआउट्स, क्लियर आइकन्स एंड कंसिस्टेंट डिजाइन। हमें सिंपल लेआउट्स, क्लियर आइकन्स और कंसिस्टेंट डिजाइन का जो है यूज़ करना चाहिए। इसका एग्जांपल है यूट्यूब हैज़ अ बिग सेंट्रल प्ले बटन फॉर इजी एक्ट। आपने यूट्यूब पर देखा होगा सिंपल लेआउट होता है, क्लियर आइकन्स होते हैं और कंसिस्टेंट डिजाइन होता है। आइकन्स में तो आपने सब्सक्राइब का बटन देखा होगा, वो रेड कलर से हाईलाइट होता है और उसका जो टेक्स्ट होता है वो व्हाइट कलर से अच्छे से लिखा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है यूजेबिलिटी का और UI का, कि अच्छा जो है UI होता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। UI मस्ट रेस्पॉन्ड क्विकली विदाउट लैग, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशंस का जो UI है वो बिल्कुल लैग नहीं करना चाहिए और रेस्पॉन्ड करना चाहिए एकदम से, मतलब क्विकली। ऑप्टिमाइज मीडिया लोडिंग एंड एनिमेशंस, जो मीडिया लोडिंग होती है या जो एनिमेशंस होता है वो ऑप्टिमाइज होने चाहिए, मतलब अच्छे से वर्क करने चाहिए। स्लो UI इज इक्वल टू बैड यूज़र एक्सपीरियंस। स्लो UI हमें क्या बताता है कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। लाइक आप भी अगर किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर जो है लोडिंग होती रहती है बार बार, आपको कुछ देखने का मौका ही नहीं मिलता, कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ लोडिंग होती रहती है, तो उससे क्या होता है, आपको एक गंदा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है एक्सेसिबिलिटी। UI शुड वर्क फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जो हमारा UI है वो सभी के लिए अच्छे से वर्क करना चाहिए, उन लोगों के लिए भी जो जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है ऐड ओल्ड टेक्स्ट फॉर इमेजेस, वॉइस नेविगेशन, स्क्रीन रीडर सपोर्ट। मतलब कि अगर आपने कोई इमेज डाली है तो ऐसा नहीं है कि आपने इमेज डाल दी उसमें कोई टेक्स्ट नहीं डाला, तो हमको ओल्ड टेक्स्ट डालना चाहिए। लाइक एक सुपरमैन की इमेज है तो इमेज के साथ साथ हमें लिखना भी चाहिए कि हाँ दिस इज एन इमेज ऑफ सुपरमैन। वॉइस नेविगेशन डालने चाहिए, स्क्रीन रीडर सपोर्ट हमें डालना चाहिए अपने एप्लीकेशन के अंदर। इसका एग्जांपल है गूगल मैप्स सपोर्ट वॉइस नेविगेशन। आपने कभी अगर गूगल मैप यूज़ किया हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपने कोई भी डेस्टिनेशन सेट कर दी कि मुझे भाई इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जाना है, तो साथ साथ आपको एक वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। वो आपको बताता है कि टेक लेफ्ट आफ्टर 100 मीटर्स, टेक राइट आफ्टर 200 मीटर। तो वो वॉइस नेविगेशन जो है होना चाहिए। अब एक्सेसिबिलिटी के बाद आता है रेस्पॉन्सिवनेस। आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई डिवाइस होता है, टैबलेट होता है, जैसे टैबलेट का स्क्रीन साइज अलग होता है, लैपटॉप का अलग होता है, एंड्रॉयड फ़ोन का अलग होता है, iOS का अलग होता है। तो आपका जो ऐप है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंपैटिबल होनी चाहिए हर एक डिवाइस के साथ। एक बार पढ़ लेते हैं। UI शुड अडोप्ट टू ऑल स्क्रीन साइजेस, एग्जांपल 5 इंच वर्सेस 7 इंच फोन्स। यूज रेस्पॉन्सिव लेआउट्स एंड फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स, एग्जांपल कॉन्स्टेंट लेआउट इन एंड्रॉइड। वही है जो मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कीप यूनिफॉर्म स्टाइल अक्रॉस द ऐप, सेम बटन से स्टाइल, फॉन्ट्स एंड कलर्स प्रिवेंट कन्फ्यूजन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगर आपने कहीं पर एक बटन बना दिया जिसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है वाइट, तो आपको जो है सारे के सारे जो बटन्स हैं वो इसी तरह से कंसिस्टेंटली सेम फॉर्मेट में बनाने चाहिए। यही यूनिफॉर्म स्टाइल यहाँ पर जो है बताता है कि आपको जो है यूनिफॉर्म स्टाइल रखना है अक्रॉस दी ऐप, पूरे ऐप के अंदर। सेम बटन स्टाइल्स, फोन्ट्स एंड कलर्स प्रिवेंट कन्फ्यूजन। तो ये कंसिस्टेंसी जो है होनी चाहिए। सिक्स्थ आता है, जो हमारा 6 पॉइंट है, फॉलो OS गाइडलाइंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक गाइडलाइंस होती हैं वो हमको फॉलो करनी चाहिए। यूज़ प्लेटफॉर्म रिकमेंडेड डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर एंड्रॉयड और iOS। इसका एग्जांपल है स्पॉटिफाई यूजेस ग्रीन बटन्स फॉर ऑल मेन एक्शंस। जितने भी हमारे मेन एक्शंस होते हैं जो हमें जो मतलब नॉर्मल यूज़र करता ही है वो सब ग्रीन कलर के होते हैं। जितने भी वो बटन्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। तो हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना चाहिए। 7th आता है रिलायबिलिटी। UI शुड वर्क स्मूथली विदाउट क्रैशेस इवन विद पुअर इंटरनेट और बैकग्राउंड इशूज़। अगर सर्वर से कोई बैकग्राउंड इशू आ रहा है या फिर हमारा इंटरनेट अच्छा नहीं है तो हमारा UI जो है अच्छे से वर्क करना चाहिए, कोई क्रैश उसमें नहीं हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। ये होती है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा हैंडल एरर्स ग्रेसफुली। हम अपने एरर्स को जो है अच्छे से हैंडल करना चाहिए। इन्फॉर्म यूजर्स क्लियरली व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। लाइक आप मेंटेनेंस कर रहे हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन का, तो वहाँ पर एक नोटिस डाल दो, एक अलर्ट डाल दो कि आर साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। इस तरीके से यूजर्स को हमें जो है बताना चाहिए, अपने एरर्स को जो है अच्छे से हैंडल करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स अलाउज ऑफलाइन डाउनलोड्स इफ़ देयर आर नो नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क नहीं है तो हम जो है अपने ऑफलाइन डाउनलोड्स जो हमारी वीडियोज़ हैं उसको आराम से जो है ऑफलाइन देख सकते हैं। ये नेटफ्लिक्स के अंदर जो है फीचर होता है। तो वो अपने एरर्स को जो है ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम शॉर्टली कह सकते हैं, इन शॉर्ट अ गुड UI इज़ ईजी टू यूज़। जो एक अच्छा UI होता है वो यूज़ करने के लिए ईजी होता है, फास्ट होता है, एक्सेसिबल होता है, रेस्पॉन्सिव होता है, कंसिस्टेंट होता है और रिलायबल होता है, और अपने एरर्स को जो है अच्छे से स्मार्टली हैंडल करता है वाइल फॉलोइंग प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड। जब वो प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड को जो है फॉलो कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, अब तो 7 मार्क्स का आता है। ये एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो और 7 मार्क्स जो है ग्रैब कर सकते हो। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था कंप्लीट करा दिया है।
डिजाइनिंग एप्लीकेशंस विद मल्टीमीडिया एंड वेब एक्सेस कैपेबिलिटीज़। ये सब जो है हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन विद जीपीएस एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। हम लोग जीपीएस और सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जीपीएस इंटीग्रेशन इन मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स के अंदर हम जीपीएस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीपीएस होता क्या है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जो आपको मोबाइल ऐप में जो मैप्स वाले जो ऐप्स होते हैं, जिसमें आप जो है कोई भी मैप देख सकते हैं, डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर, उसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस का यूज़ होता है। जीपीएस मतलब आपका जो लोकेशन वाला जो फीचर होता है फ़ोन के अंदर जो आप ऑन ऑफ करते हो, वो भी जीपीएस ही होता है। तो जीपीएस लेट्स एप्स फाइंड्स अ यूज़र लोकेशन यूजिंग सैटेलाइट्स। जो जीपीएस होता है वो यूज़र की लोकेशन को फाइंड करता है यूजिंग सैटेलाइट्स, जो स्पेस में होती है सैटेलाइट, उसके थ्रू जो है वो यूज़र की लोकेशन को जो है फाइंड कर सकता है। इट्स एसेंशियल फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए। इसके एग्जांपल है गूगल मैप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊबर, फूड डिलीवरी एंड राइड शेयरिंग ऐप्स, ये सब जो है लोकेशन बेस्ड ऐप्स हैं। हाउ जीपीएस वर्क्स इन ऐप्स। ऐप्स के अंदर जीपीएस किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एक्सेस। Apps use operating system API like Location Manager in Android or Core Location in iOS to get latitude and longitude। तो जो ऐप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं APIs को, लोकेशन मैनेजर API एंड्रॉइड में और कोर लोकेशन API iOS में, आपके लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए। सेकंड आता है फीचर, शो यूजर्स रियल टाइम लोकेशन ऑन अ मैप। यूजर्स के रियल टाइम लोकेशन जो है मैप पर शो करता है। कैलकुलेट राउट्स डिस्टेंस एंड एस्टिमेटेड टाइम्स। ये राउट्स को, डिस्टेंस को और एस्टिमेटेड टाइम को जो है कैलकुलेट करता है। इनेबल्स लोकेशन बेस्ड सर्च, एग्जांपल नियर बाय रेस्टोरेंट और राइड्स। ये सब चीज़ें हम गूगल मैप्स के अंदर यूजुअली यूज़ करते ही हैं, तो आपको पता ही होगा फीचर्स के बारे में। तो थर्ड आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई बैटरी यूसेज ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रैकिंग। कंटिन्यूस ट्रैकिंग होती है इसलिए बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। एक्यूरेसी इशूज़ इन एरियाज विद पुअर सैटेलाइट सिग्नल्स। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुअर सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर एक्यूरेसी इशूज़ होते हैं। लाइक आपको बैंक जाना है, लेकिन जिस तरफ बैंक लोकेटेड है वहाँ पर सैटेलाइट इशूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको जो मोबाइल ऐप है, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसमें क्या होगा, वो आपको 100 मीटर पहले दिखा देगा कि हाँ जी आपका बैंक यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में बैंक जो है 100 मीटर आगे होता है। तो ये होते हैं एक्यूरेसी इशूज़। एंड नेक्स्ट आता है प्राइवेसी कंसर्न। लोकेशन डाटा इज सेंसिटिव। जो हमारी लोकेशन का डाटा होता है वो सेंसिटिव होता है, तो प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डिज़ाइन टिप्स। ऑलवेज रिक्वेस्ट यूज़र परमिशन बिफोर एक्सेसिंग लोकेशन। लोकेशन को एक्सेस करने से पहले हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए परमिशन, मतलब यूज़र से जो है परमिशन जो है रिक्वेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज़ लो पावर मोड्स व्हेन हाई एक्यूरेसी इज एंड नीडेड। लो पावर मोड्स को जो है यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी बैटरी यूज जो है कम से कम यूज़ हो। नेक्स्ट आता है केक लोकेशन डाटा टू वर्क बेटर विद वीक सिग्नल्स। वीक सिग्नल्स के साथ साथ जो है अच्छे से वर्क कर पाएँ, इसलिए केक लोकेशन डाटा का जो है वर्क करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जीपीएस हेल्प्स एप्स ट्रैक लोकेशन फॉर नेविगेशन एंड सर्विसेज। जीपीएस जो है हेल्प करता है लोकेशन को ट्रैक करने के लिए फॉर नेविगेशन एंड सर्विसेज। यूज़ एपीआईज वाइजली, रेस्पेक्ट यूज़र प्राइवेसी एंड ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस। एपीआईज को अच्छे से यूज़ करता है, यूज़र की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करता है और परफॉर्मेंस को जो है ऑप्टिमाइज करता है। शॉर्ट में हम ये सब चीज़ें कह सकते हैं। तो जीपीएस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जीपीएस क्या होता है, जीपीएस किस तरीके से वर्क करता है। अब आगे हम बात करते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप्स के बारे में। सोशल मीडिया नेटवर्किंग इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कनेक्टिंग योर मोबाइल ऐप टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। इसका मतलब होता है आपके मोबाइल ऐप को या आपके डिवाइस को कनेक्ट करना सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया आप लोगों को पता ही है यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब सोशल मीडिया के अंडर आता है। अब बात करते हैं हाउ इट वर्क्स, वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है एपीआईज और एचडीके। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और एचडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं यूज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड एपीआईज और एसडीकेज। जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एपीआईज और एसडीकेज हमें वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे फेसबुक का एसडीके है टू इंटीग्रेट लॉगिन एंड शेयरिंग फीचर्स, तो हमें वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड एपीआईज और एसडीकेज का यूज़ करना चाहिए। सेकंड आता है कंटेंट शेयरिंग। अलाउ यूजर्स टू शेयर फोटोज़, वीडियोज़ और पोस्ट वीडियोज़ और पोस्ट अपडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम दी ऐप। मतलब कि डायरेक्टली ऐप से यूज़र को अलाउ करना चाहिए कि वो फोटो शेयर कर सकता है, वीडियोज़ या पोस्ट अपडेट जो है दे सकता है। एग्जाम्पल शेयर टू इंस्टाग्राम और ट्वीट्स दिस। मतलब आप इंस्टाग्राम पर कुछ भी शेयर कर सकते हैं और ट्विटर पे आप जो है ट्वीट्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये कंटेंट शेयरिंग फीचर जो है होना चाहिए। थर्ड आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस मैंने आपको बताई दिए, डिसएडवांटेजेस तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट सिक्योर लॉगिन यूजिंग ओऑथ
टू प्रोटेक्ट यूज़र अकाउंट एंड डाटा। हमको एक सिक्योर लॉगिन मेथड जो है यूज़ करना चाहिए। आपने गूगल सर्विसेज का OAuth के बारे में पढ़ा ही होगा, उससे हम जो है एक सिक्योर लॉगिन जो है यूज़र की करा सकते हैं अपने ऐप के अंदर। सेकंड आता है रेट लिमिट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ API कॉल्स अलाउड, सो एप्स मस्ट हैंडल लिमिट्स केयरफुली। जो हमारी APIs होती हैं वो अलाउ करती हैं मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं नंबर ऑफ API कॉल्स अलाउड। मतलब कि मान लीजिए हमें 100 कॉल्स जो है अलाउड की गई हैं, तो आप 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रेट लिमिट्स होती हैं उसके अंदर। तो ऐप जो है अच्छे से केयरफुली जो है हैंडल कर सकता है लिमिट्स, मतलब कॉल्स को। नेक्स्ट आता है UI इंटीग्रेशन। ऐड सिंपल एंड क्लियर UI एलिमेंट्स। जो हमारा UI होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल, क्लियर और अंडरस्टेबल होना चाहिए फॉर स्मूथ लॉगिन एंड शेयरिंग। नेक्स्ट आता है सीमलेस एक्सपीरियंस। सोशल फीचर्स शुड फील नेचुरल एंड स्मूथ इनसाइड द ऐप। जो सोशल फीचर्स होते हैं वो नेचुरल और स्मूथ होने चाहिए ऐप के अंदर, विदाउट फोर्सिंग यूजर्स टू स्विच ऐप और ब्राउजर्स। मतलब कि यूजर्स को जो है फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो ऐप्स को स्विच करें या ब्राउजर्स को स्विच करें, एक कंपैटिबिलिटी के लिए, एक एफिशिएंट जो है एक्सपीरियंस के लिए। तो ये होता है सीमलेस एक्सपीरियंस, मतलब उनको बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलना चाहिए ऐप से या किसी भी ब्राउजर से। तो ये मैंने आपको बता दिया। हम शॉर्ट में कह सकते हैं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कनेक्ट्स ऐप्स विद प्लेटफॉर्म फॉर ईजी लॉगिन, शेयरिंग एंड एंगेजमेंट, बट डेवलपर्स मस्ट हैंडल ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिट्स एंड स्मूथ UI केयरफुली। जो मैंने आपको बताया वो यही चीज़ें सिर्फ शॉर्ट में बता दी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं GPS को और सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल ऐप के साथ। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स में भी पूछा गया है और 10 मार्क्स में भी पूछा गया है। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस द चैलेंजेस फॉर इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया नेटवर्किंग फीचर्स इनटू मोबाइल एप्लीकेशंस। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि हम जो है हमें चैलेंजेस बताने हैं कि जब हम सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते हैं, नेटवर्किंग फीचर्स को इंटीग्रेट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया सोशल मीडिया नेटवर्किंग इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारे के सारे, और ये इसके चैलेंजेस, ये सब हमें लिखने हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये 2 मार्क्स में आया था, अगर 10 मार्क्स में आता है तो आप जो है एलेबोरेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज GPS, वाई GPS इज सो इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू सोशल मीडिया एप्लीकेशन। GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया। और GPS जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है विद रेफरेंस टू सोशल मीडिया एप्लीकेशन। तो एक बार हम फिर से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। GPS क्या होता है। GPS इज अ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ डिवाइस लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ। वही जो मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करता है जिससे हम लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं किसी भी यूज़र की। मोबाइल ऐप्स एक्सेस GPS वाया APIs टू ऑफर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज लाइक नेविगेशन, ट्रैकिंग और लोकेशन अवेयर फीचर्स। वही चीज़ है कि हमारी लोकेशन को जो है ट्रैक करता है, APIs के थ्रू डाटा फैच करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था वाई GPS इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया ऐप्स के लिए जो GPS है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आता है लोकेशन टैगिंग। यूजर्स कैन टैग देयर पोस्ट विद देयर करंट लोकेशन, एग्जांपल पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम विद लोकेशन। जैसे आप मनाली गए हो घूमने, आपने अपनी मनाली की फोटो जो है पोस्ट कर दी, तो आप वहाँ पर लोकेशन भी डाल सकते हो ना कि हाँ मैं मनाली में हूँ या फिर मैं दिल्ली में हूँ, तो लोकेशन टैगिंग जो है हो सकती है। नेक्स्ट आता है नियर बाय कंटेंट, शोज कंटेंट ऑन पीपल नियर योर लोकेशन, एग्जांपल स्नैपचैट स्नैप मैप फीचर। लाइक आप इंस्टाग्राम पर कोई रील डालते हो, जैसे अभी हाल ही में कुछ केस हुआ दिल्ली में, कुछ भी हुआ, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो आप वहाँ पर जो है लोकेशन डाल सकते हो कि हाँ मैं दिल्ली में हूँ, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो है ये दिल्ली की है, क्योंकि काफ़ी लोग फेक वीडियोस भी डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एड्स, यूज लोकेशन टू शो रिलेवेंट एड्स लाइक नियर बाय रेस्टोरेंट, स्टोर्स और रेंटल्स। काफ़ी लोग प्रमोशन भी करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स का, अपनी नियर बाय स्टोर्स का, तो हम उसमें जो है लोकेशन को जो है अच्छे से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रिकवरी, हेल्प्स कनेक्ट्स यूजर्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिक प्रोक्सिमिटी, मतलब यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन लोकेशन, ये होता है सोशल डिस्कवरी। अब नेक्स्ट हमारे चैलेंजेस इन GPS इंटीग्रेशन। GPS इंटीग्रेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले आता है बैटरी ड्रेन, कॉन्स्टेंट लोकेशन ट्रैकिंग यूजेज पावर, मतलब हमारी जो है बैटरी जो है ज़्यादा यूज़ होती है। एक्यूरेसी इशूज़ वही होते हैं कि 100 मीटर बैंक आगे होता है और हमें पीछे बता देता है कि यहाँ पर आपका बैंक है। सिग्नल्स में भी वीक इन बिल्डिंग्स और रिमोट एरियाज। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी कंसर्न्स, लोकेशन डाटा इज सेंसिटिव एंड मस्ट बी हैंडल्ड सिक्योरली। हम शॉर्ट में कह सकते हैं जो GPS है वो मेक्स एप्स लोकेशन अवेयर फॉर टैगिंग कंटेंट, एड्स एंड कनेक्शंस, बट डेवलपर्स मस्ट हैंडल बैटरी एक्यूरेसी एंड प्राइवेसी केयरफुली। वही जो मैंने ऊपर बताया वो उसी को शॉर्ट में जो है बता दिया है। तो मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कवर करा दिया है। व्हाट इज GPS, वाई GPS इज सो इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन और आता है, एक्सप्लेन हाउ GPS इंटीग्रेशन एनहेंस मोबाइल एप्लीकेशन। GPS इंटीग्रेशन कैसे एनहेंस करता है मोबाइल एप्लीकेशन को। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ इनोवेटिव एप्लीकेशन लीवरेज GPS टेक्नोलॉजी।
हमें एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराने हैं ऑफ इनोवेशन एप्लीकेशन लीवरेज जीपीएस टेक्नोलॉजी की। आइए इसका आंसर देखते हैं। हाउ जीपीएस इंटीग्रेशन एनहेंस मोबाइल एप्लीकेशन। जीपीएस इंटीग्रेशन कैसे एनहेंस करता है मोबाइल एप्लीकेशन को। तो इसमें हमारे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये कवर करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है रियल टाइम नेविगेशन। रियल टाइम नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो गूगल मैप्स का यूज़ करते हुए, तो उसमें बताता है ना कि टेक लेफ्ट आफ्टर 100 मीटर एंड गो स्ट्रेट फॉर 100 मीटर्स एंड देन टेक लेफ्ट। तो ये हमारी होती है रियल टाइम नेविगेशन। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ नोट्स में क्या लिखा है। गाइड्स यूजर्स विद टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस। यूजर को गाइड करते हैं टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस। हेल्प्स अवॉइड ट्रैफिक और रोड ब्लॉक्स यूजिंग लाइव जीपीएस डाटा। लाइव जीपीएस डाटा से ट्रैफिक को अवॉइड कराता है और रोड ब्लॉक्स को अवॉइड कराता है। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल करना है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है। अगर 2 पाथ हैं, एक पर रोड ब्लॉक है तो वो आपको रोड ब्लॉक वाला पाथ नहीं दिखाएगा, दूसरा वाला पाथ दिखाएगा। सेकंड पॉइंट आता है लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। शोज नियर बाय रेस्टोरेंट, स्टोर्स और सर्विसेज। नियर बाय रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं आप, स्टोर्स देख सकते हैं, जो भी आपको सर्विस चाहिए आप नियर बाय जो है अपने लोकेशन के देख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका फाइंड कॉफी शॉप्स नियर मी। तो आपको सारी की सारी कॉफी शॉप्स जो है दिख जाएंगी आपके लोकेशन में जो भी होंगी। थर्ड आता है ट्रैकिंग एनालिटिक्स। ट्रैक्स यूजर मूवमेंट फॉर फिटनेस। यूजर की मूवमेंट को ट्रैक करता है फॉर फिटनेस, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स। कलेक्ट्स लोकेशन डाटा टू इंप्रूव ऐप सर्विस। ऐप की सर्विस को इंप्रूव करने के लिए लोकेशन डाटा जो है कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। टेलर्स कंटेंट और सजेशंस बेस्ड ऑन यूजर लोकेशन। यूजर की लोकेशन के हिसाब से उसको कंटेंट या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल्स लोकल डील्स, न्यूज़ और इवेंट नोटिफिकेशंस। फिफ्थ है सोशल फीचर्स। कनेक्ट्स यूजर्स बेस्ड ऑन प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको जो है कनेक्ट करता है यूजर्स से। एग्जाम्पल है फ्रेंड और इवेंट डिस्कवरी नियर बाय। नेक्स्ट हमारा इन सब पॉइंट्स के बाद आता है वर्किंग ऑफ जीपीएस इन एप्स। जीपीएस की वर्किंग कैसे होती है ऐप्स के अंदर। ऐप रिक्वेस्ट करता है लोकेशन एक्सेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से वाया एपीआई। एंड्रॉइड की एपीआई होती है लोकेशन मैनेजर और आईओएस की एपीआई की होती है कोड लोकेशन। उसके बाद आगे अगला पॉइंट आता है हमारा जीपीएस सैटेलाइट प्रोवाइड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। जो हमारी जीपीएस सैटेलाइट होती है वो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराती है। थर्ड आता है ऐप प्रोसेस द डाटा फॉर नेविगेशन, ट्रैकिंग और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। ऐप प्रोसेस करता है डाटा को नेविगेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूजेस कैचिंग एंड लो पावर मोड्स टू ऑप्टिमाइज बैटरी यूसेज। बैटरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कैचिंग और लो पावर मोड्स को जो है यूज़ करते हैं। तो हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है जीपीएस की। उसके बाद हमारा आता है चैलेंजेस इन जीपीएस इंटीग्रेशन। जीपीएस इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ सब। एक तो बैटरी ड्रेन की कंटिन्यूस ट्रैकिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। एक एक्यूरेसी इशूज़ होते हैं कि जीपीएस सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते हैं इंडोर्स में या डेंस एरियाज़ में, तो वहाँ पर जो है थोड़ा एक्यूरेसी इशूज़ आते हैं कि अगर बैंक हमारा 100 मीटर आ गया है तो हमारा जो ऐप है वो हमें पहले ही बता देता है कि आपका बैंक आ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट उस लोकेशन पर बैंक नहीं होता, तो वो एक्यूरेसी इश्यूज होते हैं। फिर आता है प्राइवेसी कंसर्न्स। यूजर में भी वरीड अबाउट शेयरिंग लोकेशन डाटा, क्योंकि लोकेशन जो होती है वो हमारी प्राइवेट एसेट में आती है, तो वो प्राइवेसी कंसर्न्स जो है हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स क्या होते हैं इनोवेटिव जीपीएस बेस्ड ऐप्स के। सबसे पहला है गूगल मैप्स। ये हमको प्रोवाइड करता है नेविगेशन, ट्रैफिक अपडेट्स एंड नियर बाय प्लेसेज। इसमें इनोवेटिव क्या था कि रियल टाइम ट्रैफिक प्रेडिक्शन यूजिंग जीपीएस डाटा। जीपीएस डाटा से रियल टाइम ट्रैफिक बता देता है। नेक्स्ट आता है उबर। ये मैच करता है राइडर्स विद नियर बाय ड्राइवर यूजिंग जीपीएस। जैसे मान लीजिए आप नोएडा लोकेशन पर हो और आपको नोएडा से दिल्ली आना है, तो आप जो है ऐप में लोकेशन डालते हो तो आपको जो असाइन होता है वो नियरेस्ट राइडर, मतलब आपके आसपास जो भी राइडर होगा आपको वो असाइन होता है। और इनोवेटिव इसके अंदर क्या था, डायनेमिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन लोकेशन एंड डिमांड। लोकेशन और डिमांड के हिसाब से डायनेमिक प्राइसिंग बताता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है स्टारवा। ट्रैक्स रनिंग एंड साइकिलिंग रूट्स यूजिंग जीपीएस। जीपीएस के थ्रू ट्रैक करता है रनिंग और साइकिलिंग रूट्स। इनोवेटिव क्या आता है इसमें, कंपेयर्स परफॉर्मेंस विद अदर्स इन सेम एरिया। एक ही एरिया में कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ। हम शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं कि जीपीएस इंटीग्रेशन एनहेंस एप्स बाय इनेबलिंग नेविगेशन, लोकेशन सर्विसेज, ट्रैकिंग, पर्सनलाइजेशन एंड सोशल फीचर्स। Innovative apps like Google Map, Uber and Starwa use GPS creatively for real-time solutions and smarter services. अब ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप ये सब चीज़ें लिख के आ सकते हैं और 7 मार्क्स जो है अच्छे से गेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है एक्सेसिंग एप्लीकेशंस होस्टेड इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। आप उन एप्लीकेशंस को कैसे एक्सेस कर सकते हो जो होस्ट की जाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। रनिंग एप्लीकेशंस और स्टोरिंग डाटा ऑन रिमोट सर्वर्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द डिवाइस। जब हम एप्लीकेशंस को रन करते हैं या स्टोर करते हैं डाटा को रिमोट सर्वर्स पर, मतलब कि ऑनलाइन हम अगर कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हैं जो एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट से या मतलब डिवाइस के थ्रू नहीं होता, वो इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टोर्स फाइल्स इन द क्लाउड।
नॉट ऑन योर फोन। जैसे जियो क्लाउड है, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। दूसरा मैं एग्जांपल दूँ तो गूगल ड्राइव जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। तो आपको समझ आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ होस्टिंग एप्स इन द क्लाउड, द बैकएंड डाटाबेस सर्वर लॉजिक बिजनेस रूल्स, जो हमारा बैकएंड होता है रन्स ऑन क्लाउड सर्वर्स, वो रन करता है क्लाउड सर्वर पर, लाइक AWS और गूगल क्लाउड, जिसका एग्जांपल है AWS और गूगल क्लाउड। मोबाइल ऐप्स कनेक्ट टू क्लाउड सर्वर्स वाया APIs टू फैच और सेंड डाटा। जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं क्लाउड सर्वर से, किसके थ्रू? APIs के थ्रू, जिससे डाटा फैच होता है या फिर सेंड होता है। ठीक है, उसके बाद वाई यूज़ क्लाउड, हम क्लाउड को क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है स्केलेबिलिटी के लिए। कैन हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकता है। स्टोरेज के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है विदाउट वरिंग अबाउट डिवाइस लिमिट्स। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, नो फिजिकल सर्वर नीडेड, कोई भी फिजिकल सर्वर नीड नहीं होता, कॉस्ट और मेंटेनेंस बचाता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा होता है पे पर यूज, ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज यू यूज, सिर्फ जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए हमें पे करना होता है। तो कॉस्ट भी इसमें जो है मायने रखती है। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है? द ऐप सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द क्लाउड सर्वर, जो हमारा ऐप है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट क्लाउड सर्वर को, सर्वर प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को और रिटर्न कर देता है डाटा, यूजुअली ना जेसन फॉर्मेट में जो है डाटा रिटर्न कर देता है। इसका एग्जांपल है अ वेदर ऐप फैचेस फोरकास्ट फ्रॉम अ क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर से जो वेदर ऐप है वो फैच करता है फोरकास्ट डाटा को। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं? मेनली 3 टाइप्स की होती हैं क्लाउड सर्विसेज। सबसे पहले होती है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, रेंट वर्चुअल हार्डवेयर फॉर ऐप सर्वर्स, ऐप सर्वर्स के लिए हम रेंट करते हैं वर्चुअल हार्डवेयर। इसका एग्जांपल है AWS और EC2, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। सेकंड होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, रेंट अ प्लेटफॉर्म, इसमें हम रेंट करते हैं प्लेटफॉर्म को टू डेवलप एंड डिप्लॉय एप्स क्विकली, अपने ऐप को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए क्विकली। इसका एग्जांपल है हीरोकू, आपने नाम भी सुना होगा। नेक्स्ट आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हम इसमें यूज करते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स जो होस्टेड होते हैं क्लाउड पर। इसका एग्जांपल है ड्रॉपबॉक्स फॉर फाइल स्टोरेज, जो आपने आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उस पर ड्रॉपबॉक्स आता है ना फाइल स्टोर करने के लिए, वो होता है इसका एग्जांपल। तो ये मैंने तीनों टाइप आपको करा दिए हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन कंसिडरेशन। डिज़ाइन कंसिडरेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी, हैंडल ऑफलाइन सिनेरियोज यूजिंग कैचिंग, ऑफलाइन सिनेरियोज को जो है हैंडल करना चाहिए। सेकंड सिक्योरिटी, HTTPS प्रोटोकॉल को हमें यूज़ करना चाहिए, जो एनक्रिप्शन फॉर डाटा ट्रांसफर, जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं तो एनक्रिप्ट हो डाटा, इसलिए। थर्ड होता है लेटेंसी, ऑप्टिमाइज API कॉल्स टू मेक एप्स फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव, ऐप्स को फास्ट और रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें API कॉल्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मतलब जिससे वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। और ये मैंने आपको डिज़ाइन कंसिडरेशन के पॉइंट्स भी अब अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स एप्स रन एंड स्टोर डाटा ऑन रिमोट सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें अलाउ करते हैं ऐप्स को रन और स्टोर करना डाटा को रिमोट सर्वर्स पर, प्रोवाइडिंग स्केलेबिलिटी स्टोरेज एंड पे पर यूज एफिशिएंसी, वाइल द मोबाइल ऐप्स एक्सेसिंग इट वाया API, जो मोबाइल ऐप्स हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं? APIs के थ्रू। शॉर्ट में हम ये लाइन जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक करा दिया है, एक्सेसिंग एप्लीकेशंस होस्टेड इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? अपने डाटा को स्टोर करना ओवर द इंटरनेट, मतलब कि डिवाइस का उससे कोई लेन देन नहीं होता, वो इंटरनेट पर ही जो है आपका डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे PYQ क्वेश्चंस की, 2 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, जो दोनों में आए हैं आपके पहले। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, आप इससे क्या समझते हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया ऊपर, वही लिखना है आपको जो मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाउड इंटीग्रेशन, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या रिस्क हैं? तो एक मिनट, तो जो आप एडवांटेजेस में लिखेंगे, एडवांटेजेस में आएगा ये वाई यूज़ क्लाउड, क्लाउड क्यों यूज़ करना चाहिए? तो भाई हमने इसके अंदर उसके एडवांटेजेस तो लिखे हैं कि स्केलेबिलिटी होना चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए अच्छी खासी, नो फिजिकल सर्वर नीडेड, फिजिकल सर्वर नहीं होना चाहिए, पे पर यूज़, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। और हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क में आपको ये लिखना है कि कनेक्टिविटी जो है अच्छी होनी चाहिए, ऑफलाइन सिनेरियोज में जो है काम करना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और लेटेंसी को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आता है तो आप आराम से करके आ सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट आता है, डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेटिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन विद क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, व्हाट फैक्टर्स वुड यू प्रायोरिटाइज। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप क्लाउड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, नोट्स टेकिंग ऐप एग्जांपल। स्टेप बाय स्टेप हम क्लाउड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी को समझेंगे, डेवलप करेंगे, और हम एग्जांपल लेंगे एक नोट्स टेकिंग ऐप का।
तो सबसे इसके अंदर हमारे 6 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। 6 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहला स्टेप होता है चूज क्लाउड सर्विस मॉडल। सबसे पहले आपको क्लाउड सर्विस मॉडल जो है चूज करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 मॉडल बताए थे, एक होता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक होता है PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक होता है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन तीनों में से हमें कोई भी एक डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमने यूज फायरबेस जो है एक PaaS सर्विस मॉडल है। हमने फायरबेस को यूज़ करा टू स्टोर नोट्स एंड सिंक अक्रॉस डिवाइसेस, नोट्स को स्टोर करने के लिए और अलग अलग डिवाइसेस के साथ सिंक करने के लिए। सेकंड स्टेप आता है फिर उसके बाद हमारा डिज़ाइन API इंटीग्रेशन। हमें API इंटीग्रेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा, रेस्टफुल APIs को यूज़ करना पड़ेगा या GraphQL को यूज़ करना पड़ेगा टू कम्युनिकेट विद क्लाउड सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एंश्योर सिक्योरिटी को भी एंश्योर करना पड़ेगा, HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा जो सिक्योरिटी के लिए होता है, और मिनिमाइज़ करना पड़ेगा API कॉल्स को फॉर एफिशिएंसी। API कॉल्स को हमें कम से कम यूज़ करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। इसका एग्जांपल है एप्स सेंड्स अ नोट टू फायरबेस। एप्स जो है सेंड करता है एक नोट फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को वाया रेस्टफुल API के थ्रू। तीसरा हमारा फिर स्टेप आता है हैंडल ऑफलाइन सिनेरियोज को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। केच डाटा लोकली टू अलाउ ऐप यूसेज विदाउट इंटरनेट। जो हमारे केच डाटा है उसको लोकली अलाउ करना पड़ेगा कि अलाउ ऐप यूसेज विदाउट इंटरनेट। जो हमारा केस डाटा है वो लोकली अलाउ करेगा ऐप को कि यूज़ कर पाए हम उसको विदाउट इंटरनेट। इसका एग्जांपल है स्टोर्स नोट्स इन SQLite मैन ऑफलाइन। जब ऑफलाइन हो तो हम नोट्स को स्टोर कर पाएँ SQLite में। सिंक डाटा टू द क्लाउड वंस द डिवाइस इज ऑनलाइन। जैसे ही हमारा जो डिवाइस है वो ऑनलाइन आए तो हम जो है केस डाटा को क्लाउड से सिंक कर दें। इसका एग्जांपल है नोट्स सेव्ड लोकली ऑटोमेटिकली। नोट्स जो है वो सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं फायरबेस पर जब भी इंटरनेट जो है अवेलेबल होता है। फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस को जो है ऑप्टिमाइज करें। रिड्यूस लेटेंसी जो है रिड्यूस करें बाय यूजिंग डाटा कंप्रेशन एंड CDNs। इसका एग्जांपल है कंप्रेस नोट इमेजेस बिफोर अपलोडिंग टू फायरबेस पर अपलोड करने से पहले कंप्रेस कर दें अपनी इमेजेस को। फिफ्थ पॉइंट है एंश्योर सिक्योरिटी एंश्योर करें। इंप्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर। डाटा जो ट्रांसफर करें वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करें और ऑथेंटिकेशन जो है इंप्लीमेंट करें। इसका एग्जांपल है रिक्वायर गूगल लॉगिन टू सिक्योर एक्सेस नोट्स को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए गूगल लॉगिन लगाएं, मतलब कि उसके अंदर जो है क्रेडेंशियल्स डालें जब भी आपके जो है नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। सिक्स्थ है टेस्ट स्केलेबिलिटी। अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबिलिटी के लिए टेस्ट जरूर करें, मतलब उस पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एकदम से सारे के सारे जो हमारे फीचर्स हैं उनको यूज़ करें तो वो इस तरीके से टेस्ट हो पाते हैं कि स्केलेबिलिटी हमारे ऐप के अंदर है या नहीं है। साइमुलेट हाई यूजर लोड्स टू एंश्योर क्लाउड सर्विसेज कैन हैंडल ट्रैफिक। एग्जाम्पल टेस्ट फायरबेस विद थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सेविंग नोट्स एट द सेम टाइम। वही जो मैंने बताया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको प्रायोरिटाइज करते हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, कि हमारा जो ऐप है वो वर्क कर रहा है बिना किसी क्रैशेस के। दूसरा सिक्योरिटी है जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, जो कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट और रेस्पॉन्सिव है। फिर आती है कॉस्ट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ क्लाउड सर्विसेज। फिर आता है स्केलेबिलिटी, वही थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक साथ जो है डाटा ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है ऑफलाइन सपोर्ट, यूजर्स कैन वर्क विदाउट इंटरनेट। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं इंटीग्रेट अ नोट टेकिंग ऐप को हम इंटीग्रेट करेंगे विद क्लाउड बाय चूजिंग द राइट सर्विस, डिजाइनिंग सिक्योर APIs, हैंडलिंग ऑफलाइन एक्सेस, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, इंश्योरिंग सिक्योरिटी, टेस्ट स्केलेबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करा दिया है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से जो है लिख कर आ सकते हैं और अपने 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स के लिए कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स आर रीयूजेबल सॉल्यूशन। जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं, आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए ऐप डेवलपमेंट में। ये एक्ट करते हैं लाइक टेम्पलेट्स दैट मेक एप्स ईजियर टू बिल्ड, अपडेट एंड स्केल। ये टेम्पलेट्स की तरह जो है एक्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं बनाने, अपडेट करने या फिर स्केल करने। इन मोबाइल ऐप्स दे हेल्प मैनेज कम्प्लेक्सिटी। ये कम्प्लेक्सिटी को जो है मैनेज करते हैं, हेल्प करते हैं मैनेज करने में अंडर कॉन्स्टेंट्स लाइक बैटरी, मेमोरी और परफॉर्मेंस। ठीक है। अब कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर मोबाइल ऐप्स के लिए कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका पर्पस क्या होता है, ये सेपरेट करता है ऐप को 3 लेयर्स में टू ऑर्गेनाइज कोड, मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन एंड स्केल। ये बहुत ही ज़्यादा ईजियर बना देता है उसको मेंटेन करना और स्केल करना कोड को। कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मॉडल, हैंडल्स डाटा एंड बिजनेस लॉजिक। ये डाटा को और बिजनेस लॉजिक को जो है हैंडल करता है। इसका एग्जांपल है यूजर प्रोफाइल, सेटिंग्स और कैलकुलेशंस, इन सबको जो है ये हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है व्यू, ये डिस्प्ले करता है UI को, एग्जांपल प्रोफाइल पेज, होम स्क्रीन, मतलब कि ये UI को मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस। एंड नेक्स्ट आता है कंट्रोलर, ये एक्ट करता है एज अ मिडल मैन बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू, अपडेट्स मॉडल ऑन यूजर एक्शंस एंड रिफ्रेश व्यू।
मॉडल को अपडेट करता है यूज़र के एक्शन के हिसाब से और रिफ्रेश करता है व्यू को। इसका एग्जांपल है सबमिट बटन, अपडेटिंग प्रोफाइल इन्फो। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मॉडल है वो हमारा बैक एंड है, जो व्यू है वो हमारा फ्रंट एंड है, और जो कंट्रोलर है वो मिडल मैन की तरह है जो इन दोनों को मैनेज करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, कंप्लेक्सिटी को जो है रिड्यूस करता है बाय सेपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेपरेट करके कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ये होता है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर। दूसरा जो हमारा मॉडल आता है वो आता है MVVM, मॉडल व्यू मॉडल। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू मॉडल। इसका पर्पस क्या है, मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ MVC। ये जो हमने पहले वाला पढ़ा था मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। आइडियल फॉर मोबाइल ऐप्स एंड डायनेमिक डाटा एंड रिएक्टिव यूआईज। ये रिएक्टिव यूआईज और डायनेमिक डाटा के लिए जो है आइडियल होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें से पहला कंपोनेंट होता है मॉडल। ये डाटा एंड लॉजिक को होल्ड करता है, एग्जांपल है वेदर फोरकास्टिंग डाटाबेस। फिर आता है व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है डाटा फॉर व्यू, हैंडल्स यूजर इंटरेक्शंस, अपडेट्स व्यू ऑटोमेटिकली। एंड नेक्स्ट आता है हमारा व्यू कंपोनेंट क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है यूआई को और रिएक्ट करता है टू चेंजेस फ्रॉम व्यू मॉडल। इसका एग्जांपल है वेदर स्क्रीन अपडेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू फोरकास्ट डाटा अराइव्स। जैसे ही डाटा चेंज होता है डायनेमिकली तो ये उसको चेंज कर देता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये यूआई को अट्रैक्टिव बनाता है, रिड्यूस करता है मैनुअल अपडेट्स को और सिंप्लीफाइज करता है टेस्टिंग को। तो मैंने आपको दो मॉडल पढ़ा दिए, एक MVC और एक MVVM। अब नेक्स्ट आता है सिंगलेटन मॉडल। सिंगलेटन मॉडल का पर्पस क्या होता है, ये इंश्योर करता है ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट इन द ऐप, कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस होता है क्लास का जो एग्जिस्ट करता है ऐप के अंदर। ये वर्क कैसे करता है, अ क्लास इज डिजाइंड सो ऑल पार्ट्स ऑफ द ऐप शेयर द सेम इंस्टेंस। एक क्लास जो है डिजाइन की जाती है कि सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ऐप्स के उसी इंस्टेंस को जो है शेयर करेंगे। ये ओप्स कंसेप्ट से उठ के आता है जो मॉडल है। इसका एग्जांपल है शेयर डाटाबेस कनेक्शन को शेयर करो, ऐप वाइडली सेटिंग मैनेजर, लॉगिंग सर्विस। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये मेमोरी बचाता है और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है अक्रॉस दी ऐप, पूरे ऐप के अंदर। सिंगलेटन मॉडल के बाद आता है ऑब्जर्वर का पर्पस क्या था, ये अलाउ पार्ट्स ऑफ द ऐप टू मॉनिटर चेंजेस इन डाटा एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। ये डाटा को जो है मॉनिटर करता है, जो भी डाटा चेंज हो रहा है उसको अपडेट करता है ऑटोमेटिकली। ये वर्क कैसे करता है, ऑब्जेक्ट होल्ड्स डाटा, जो ऑब्जेक्ट है वो होल्ड करता है डाटा को। ऑब्जर्वर सब्सक्राइब टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो है सब्सक्राइब करता है ऑब्जेक्ट को। जब डाटा चेंज होता है सारे के सारे ऑब्जर्वर जो है वो नोटिफाइड होते हैं ऑटोमेटिकली जो है नोटिफाइड हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन, कि आप किसी भी यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है। या लाइव स्पोर्ट्स स्कोर अपडेट, जैसे ही किसी भी स्पोर्ट्स का स्कोर अपडेट होता है उसकी आपको लाइव नोटिफिकेशन आ जाती है। इन एंड्रॉइड इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लाइव डाटा, RX जावा और इवेंट बस। एंड्रॉइड में आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो यूजिंग लाइव डाटा, RX जावा और इवेंट बस से। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये ऐप्स को रिएक्टिव बनाते हैं, रिड्यूस करते हैं मैनुअल अपडेट्स और इंप्रूव करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है कवर हो चुका है, डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर मोबाइल ऐप्स। अब हमारा एक अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। क्रिटिकली इवेल्युएट करो इफेक्टिवनेस डिज़ाइन पैटर्न्स की जो अचीव करते हैं मॉडिफाइबिलिटी और स्केलेबिलिटी इन मोबाइल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कॉमन प्रॉब्लम के ऐप डेवलपमेंट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सच एज ऑर्गेनाइजिंग कोड, अपडेटिंग यूआई और मैनेजिंग डाटा फ्लो। इन मोबाइल ऐप्स दे इंप्रूव मॉडिफाइबिलिटी, मोबाइल ऐप्स के अंदर ये मॉडिफाइबिलिटी और स्केलेबिलिटी को जो है इंप्रूव करते हैं। मॉडिफाइबिलिटी होता है ईज ऑफ अपडेट्स, कि आप कितनी आसानी से अपडेट्स ला रहे हो अपने ऐप के अंदर, और स्केलेबिलिटी होता है एबिलिटी टू हैंडल ग्रोथ इन यूज़र्स और फीचर्स, कि एकदम से अगर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स आपकी एप्लीकेशन पे आ जाएं तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका ऐप है, वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं, उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स इन मोबाइल ऐप्स। सबसे पहले बात करेंगे मॉडिफाइबिलिटी की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने आपको अभी बताया, हाउ इजीली एन ऐप कैन बी अपडेटेड और चेंज्ड विदाउट ब्रेकिंग अदर पार्ट्स। कि मान लीजिए आपने ऐप तो अपडेट कर दिया, नया फीचर भी ऐड हो गया, लेकिन जो पुराने फीचर थे वो चलना ही बंद हो गए। तो ये चीज़ होती है मॉडिफाइबिलिटी, कि बाकी पार्ट्स जो है अच्छे से वर्क करें और अपडेट भी अच्छे से हो जाए, चेंज भी अच्छे से हो जाए बाकी चीज़ें। अब इसमें हम डिज़ाइन पैटर्न्स की बात करते हैं, MVC की। अगर MVC की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मॉडिफाइबिलिटी के लिए, सेपरेट करता है डाटा को, UI को, एंड कंट्रोल मेकिंग चेंजेस ईजियर। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कंट्रोलर्स कैन गेट ओवरलोड इन लार्ज ऐप्स, लार्ज ऐप में जो कंट्रोलर्स होते हैं उनके ऊपर ओवरलोड आ जाता है। दूसरा आता है MVVM, मॉडल व्यू मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, स्पेशली फॉर डायनेमिक UIs, जो डायनेमिक जहाँ पे डाटा चेंज होता रहता है। एज व्यू मॉडल अपडेट्स द व्यू ऑटोमेटिकली, जो व्यू मॉडल है वो ऑटोमेटिकली व्यू को अपडेट कर देता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये रिक्वायर करता है लर्निंग फ्रेमवर्क लाइक जेटपैक, ये रिक्वायर करेगा लर्निंग फ्रेमवर्क लाइक जेटपैक। फिर आता है हमारा सिंगलेटन जो है अच्छा होता है, ये सेंट्रलाइज शेयर्ड रिसोर्सेज, ये सेंट्रलाइज करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को फॉर इजी एक्सेस। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स,
मेमोरी लीक्स का रिस्क होता है इफ़ इंस्टेंस आरंट मैनेज प्रॉपर्ली, मतलब इंस्टेंस को अच्छे से हमें प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। फिर आता है ऑब्जर्वर, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता है पार्ट्स ऑफ द ऐप व्हेन डाटा चेंजेस। इसकी लिमिटेशन क्या है, इनिशियल सेटअप जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो ये मॉडिफाइबिलिटी के कुछ डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। इसकी जो डेफिनेशन है वो वही है कि एबिलिटी टू सपोर्ट मोर यूजर्स डिवाइसेस और फीचर्स विदाउट परफॉर्मेंस इशूज़। अब बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की MVC की। ये मॉडरेट होता है स्केलेबिलिटी के लिए, ये वर्क करता है फॉर स्मॉल और मीडियम ऐप्स। इसकी लिमिटेशन है कंट्रोलर्स कैन बिकम बोटलनेक इन कम्प्लेक्स ऐप, मतलब कम्प्लेक्स एस में ये जो है कंट्रोलर्स को बोटलनेक कर सकता है। बोटलनेक मतलब जहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है। फिर आता है MVVM की बात करें, ये एक्सीलेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्केलेबिलिटी के लिए। स्केल करता है विद स्केल्स वेल विद मॉडर्न फ्रेमवर्क लाइक जेटपैक, हैंडल्स डायनेमिक डाटा एफिशिएंटली, डायनेमिक डाटा को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये स्लाइटली स्टीपर होता है लर्निंग कर्व। फिर बात करते हैं सिंगलेटन की, ये भी अच्छा होता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। इसकी लिमिटेशन क्या है, ओवर यूज़ कैन बोटलनेक परफॉर्मेंस जो है स्लो हो सकती है अगर इसको ओवर यूज़ किया जाए। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आइडियल फॉर रियल टाइम अपडेट्स एंड डायनेमिक डाटा। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, ये सेटअप एंड डिबगिंग कैन बी कम्प्लेक्स इन लार्ज सिस्टम्स। लार्ज सिस्टम में सेटअप जो है और डिबगिंग जो है कम्प्लेक्स हो सकती है। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर और MVVM मॉडल व्यू मॉडल प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइबिलिटी विद MVVM एक्सेलिंग इन डायनेमिक एंड स्केलेबल एप्स। अगर सिंगलेटन और ऑब्जर्वर की बात करें, ये हेल्प करते हैं मैनेज शेयर्ड रिसोर्सेज एंड रियल टाइम अपडेट्स बट रिक्वायर केयरफुल डिजाइन टू अवॉइड परफॉर्मेंस इशूज और मेमोरी लीक्स एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट डिजाइन पैटर्न्स इंप्रूव कोड मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस बट डेवलपर्स मस्ट बैलेंस कंप्लेक्सिटी, लर्निंग कर्व एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली मतलब ये है कि MVVM जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मॉडिफाइबिलिटी के लिए, और अगर बात करें स्केलेबिलिटी के लिए तो उसमें भी MVVM जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी ये पूरा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा ही है। तो ये आपकी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स को तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू।